हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तैयारी इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है, क्योंकि कुछ लोगों का तो आज ही पेपर है, कुछ लोगों का कल पेपर है। आज हम लोग हिंदी शिक्षण से लेकर के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। आज के पेपर में 50 नहीं है, क्योंकि मैंने ये 2024 का जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसके हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अंत में हमें ये बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने कुल कितने क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 2024 सीटेट के एग्जाम्स के सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। देखिए, पढ़ते हैं। जिन्होंने भाषा 1 हिंदी चूज की थी, भाषा 1 पर हिंदी को चूज किया था, वे परीक्षार्थी 91 से लेकर के 120 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होंगे, जिन्होंने भाषा 1 के रूप में हिंदी को चुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहले करना क्या है, 91 से लेकर के 96 तक के प्रश्नों के लिए ये आपको पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, फिर उस पर आधारित प्रश्न हल करने हैं। देखिए क्या कहा है कवि ने कि जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जलप्रपात, देवता, पूर्वज, यानी ये सब चीजें वो कवि लाता रहा कविता में। बचपन के घर के सामने छूट गए कठ चंदन और बकौली के पेड़। कठ चंदन के वृक्ष और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। और कविता में क्या नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया। जो मेरे पास नहीं था यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। इस पर आधारित प्रश्न है, उनको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। 2024 का ये पेपर है। पहला प्रश्न है कि रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका, यानी अपनी कविता में क्या नहीं ला सका। देखिए, अपने क्रोध का जिक्र हुआ है, पूर्वजों का भी जिक्र हुआ है और चंदन के वृक्ष भी, इनका भी जिक्र हुआ है। कवि जो अपनी कविता में चित्रण नहीं कर सका वो था झरनों का जिक्र नहीं किया है कहीं पर भी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 4 नंबर का बनेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। झरनों का जिक्र कवि ने नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 वाला। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है। कविता में अलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, कविता में सुलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, या कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कविता पर ही आधारित है, जो उपरोक्त कविता पढ़ी है आप लोगों ने। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण लगातार होता रहा है। दुर्गंधपूर्ण नालियों का, जलप्रपात का, क्रोध का, या फिर उल्लास का। तो राइट आंसर बनेगा जलप्रपात का। किसका वर्णन करता रहा है, कवि कविता में जलप्रपात का वर्णन करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है। अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, जो स्वयं उसके पास नहीं था, या किसी प्रकार का भ्रम। क्या संजोने का उसने जिक्र किया है। तो राइट आंसर है जो उसके पास नहीं था उसको सजाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है। कवि ने कहा है कविता में कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, इससे कविता के भारीपन से क्या आशय है, ये आपको बताना है। कविता में भावों की गंभीरता होना, कविता का क्लिष्ट होना, कविता का अरुचिकर होना, कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कविता में भावों की जो गंभीरता है उसका होना, इसलिए कहा है कि कविता जरूर भारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कविता पर आधारित अंतिम प्रश्न है। जलप्रपात का सामासिक विग्रह क्या होगा, यानी जलप्रपात का समास विग्रह क्या होगा। जल का प्रपात, जल से प्रपात, जल पर प्रपात, या जल में प्रपात। तो राइट आंसर बनेगा जलप्रपात का सामासिक विग्रह जो होता है वो होता है जल का प्रपात। क्या होगा, जल का प्रपात। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पेडागॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है।
मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से ही होता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा कि जब बालक मुद्रित और समृद्ध परिवेश पाएगा तो उसमें भाषा जो अधिगम है वो त्वरित गति से होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोना, कूजन, बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं या किस अवस्था के उदाहरण हैं? पूर्व भाषिक है या अभिव्यक्ति परक है या संदर्भात्मक है या भाषिक है? क्या आंसर बनेगा इसका? राइट आंसर बनेगा इसका ये पूर्व भाषिक है, यानी बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है उससे पहले ये चीजें करता है। रोना, कूजन करना, बबलाना, ये सब चीजें क्या है? पूर्व भाषिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे सुनते हैं या बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। ये किसका उदाहरण है? एक बच्चा है गर्वित, वो अपनी कक्षा में सहपाठियों से जब बात करता है तो हिंदी में बात करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। तो यह आप बताएं ये किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर बनेगा आपका बोलियां, सामाजिक भाषिक या कोड अंतरण या कोड मिश्रण। तो ये कोड अंतरण का उदाहरण है, कोड स्विचिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सहारा देना, इसका फोल्डिंग जिसे कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन उपकरण या सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा जो भाषा अर्जन उपकरण है, भाषा अर्जन उपकरण, ये जो है वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य क्या होता है? प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम के प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य क्या होता है? शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना। क्या राइट आंसर बनेगा आपके हिसाब से? बताएं। तो राइट आंसर जो बनेगा शिक्षार्थी जो है उनकी व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? बताएं। आप सर्च तो करते हैं, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सीटेट ने 2024 में आया है। अपने फोन की जो संपर्क सूची है इसमें आप किसी का नंबर ढूंढते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? क्या सर्वेक्षण का उदाहरण है, समीक्षा का उदाहरण है, सरसरी तौर पर पठन है या बारीकी से पठन है? बताएं क्या हो सकता है? तो राइट आंसर बनेगा बारीकी से पठन। ऑप्शन डी, यानी स्कैनिंग। भाई जब किसी का नंबर ढूंढते हैं आप तो क्या करते हैं? बारीकी से पठन करते हैं, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं? उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या रिजल्ट आ सकता है? शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा या कंठस्थीकरण को समुन्नत करेगा या समय की बर्बादी होगी या बच्चों को भ्रमित करेगा? बताएं क्या करेगा? तो राइट आंसर बनेगा कि जो शब्द की पहचान है वो बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र, कभी नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है और वृतांत सुनाता है? बताएं क्या होगा? प्रत्ययकारी, वर्णात्मक, वृतांतात्मक या व्याख्यात्मक? तो राइट आंसर इसका बनेगा वृतांतात्मक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वृतांतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? आप एक अध्यापक हैं तो आप बताएं कि आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, तो इस उद्देश्य के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे? क्या प्रदर्शन करवाएंगे, आदर्शन पठन कराएंगे या सस्वर काव्य पाठ कराएंगे जिसे रिसाइटेशन कहते हैं, या फिर आप चर्चा कराएंगे? तो राइट आंसर क्या बनेगा?
आप चर्चा करवा देंगे क्लास में तो सभी लोग प्रतिभाग कर लेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों जैसे कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। उसमें से इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? क्या शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रियाएं, या निष्कर्षात्मक इन्फ्रेंशियल की प्रक्रियाएं, रेखीय प्रक्रियाएं, या फिर बॉटम अप प्रक्रियाएं? ये कैसी प्रक्रियाएं होंगी? तो राइट आंसर बनेगा आपका बॉटम अप प्रक्रिया, बॉटम अप प्रक्रियाएं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? जब आप लघु कथा कह रहे हो तो पठन के दौरान, पढ़ाने के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं। अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। या शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। बताएं क्या राइट आंसर बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देते हैं, उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? आप क्या जानना चाहते हैं अपने बच्चों से? प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना, अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन है, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाए। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बनेगा कि जो आपके शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन किया जाए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? जो भाषा का आकलन करते हैं उसका उद्देश्य किसका मापन करना होता है? विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि का, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि का, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का, प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा है? तो राइट आंसर बनेगा आपका शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? भाई शिक्षण अधिगम सामग्री जो आप प्रयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना, कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग कहते हुए पुनः कहानी कहकर, ये किसका उल्लेख है? पुनः कहानी कहती है या पुनः कहती है, तो ये किसका उल्लेख है? ये क्या ध्वन्यात्मक जागरूकता है, वाक्यगत जागरूकता है, वृत्तांत्मक जागरूकता है, या उद्गामी पठन अवस्था है? तो क्या आंसर बनेगा? ये उद्गामी पठन अवस्था है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन मिलेगा वो आप पर गद्यांश पर आधारित है। पहले गद्यांश पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। किसका गुण अनिवार्य है? आत्मनिर्भरता का। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। आगे देखेंगे, दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञामंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है आपका
कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? उत्साह, मानसिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर कोमलता? क्या माना गया है? तो राइट आंसर है मानसिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? समालोचनात्मकता, रचनात्मकता, सकारात्मकता या फिर आत्मनिर्भरता? राइट आंसर बनेगा आपका आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युवाओं में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? अपनी महत्ता को दर्शाने की, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, दूसरों पर अधिकार जताने की। जैसा कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? ये प्रश्न है। क्षीण संकल्प की ओर, उच्च विचार की ओर, तीव्र बुद्धि की ओर या फिर विद्रोह की ओर? तो राइट आंसर बनेगा क्षीण संकल्पों की ओर ले जाती है दब्बूपन की स्थिति। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन कौन से गुण माने गए हैं? अनुशासन व सहृदयता, उत्साह व श्रद्धा, वीरता व नियमितता, ईमानदारी व करुणा? तो राइट आंसर बनेगा आपका उत्साह और श्रद्धा को भी आवश्यक गुण माना गया है। संस्कार शब्द से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा? संस्कारता, संस्कृत, संस्कारित या फिर संस्कारी? राइट आंसर बनेगा आपका संस्कारी। नेक्स्ट, परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? परम आवश्यक, परम प्लस आवश्यक, परम प्लस आवश्यक, परमा प्लस आवश्यक? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परम प्लस आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? आवश्यक में, सम्मान में, प्रज्ञा में, जीवन में? तो आवश्यक में जब ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आवश्यकता बन जाएगा। नेक्स्ट, मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? स्वावलंबी जीवन, स्वतंत्र जीवन, सार्थक जीवन या सदाचारी जीवन? तो राइट आंसर बनेगा सदाचारी जीवन। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है सदाचारी जीवन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको हिंदी शिक्षण के जो क्वेश्चन थे 2024 के पेपर से थे। अब अंत में हमें ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।